नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में युवक और महिला मंगल दल के सदस्यों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री वितरित की है। इसी के साथ सीएम ने कहा है कि युवा कल्याण विभाग प्रत्येक वर्ष 2 बड़े कार्यक्रम कर रहा है। जनवरी में देश के 6000 युवाओं का सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। यह अब तक का सबसे बड़ा युवा कुंभ था और आज हर जनपद में युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाया जाएगा। बहुत सारे गांवों में लोगों ने रुचि लेकर खेल के मैदान भी बनाए। ओपन जिम का निर्माण कराया गया। इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि बच्चे एक दूसरे को देखकर अभ्यास करना सीखें। अगर उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो अपनी ऊर्जा और सकारात्मक प्रतिभा के माध्यम से आज ही उज्जवल भविष्य की नींव भी रख देगा। प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हमारा जो युवा है वह राष्ट्र शक्ति का प्रतीक है। एक युवक कल का नहीं आज का नागरिक है। आज उसका दृष्टिकोण अगर सकारात्मक है तो अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा के माध्यम से आज ही उज्जवल भविष्य की नींव भी रख देगा, जो किसी भी समाज और अंततः राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इस दृष्टि से युवा कल्याण विभाग एक वर्ष में 2 बड़े कार्यक्रम कर रहा है। याद करिए, विगत वर्ष इसी वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में देश के 6000 से अधिक युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ था। अब तक का ये सबसे बड़ा युवा कुंभ था। और आज हर जनपद में हमारे मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से युवक मंगल दल और महिला दलों को वहां पर खेल की सामग्री उपलब्ध कराने का एक जो बृहद अभियान युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, मैं इसके लिए सभी युवक मंगल दल और महिला दलों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ऊर्जा सबके पास है, लेकिन ऊर्जा की दृष्टि क्या है ये व्यक्ति पे और समाज पे निर्भर करता है। अगर हमारी दिशा रचनात्मक है, सकारात्मक है, तो हम स्वयं के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने प्रदेश के लिए भी और अपने देश के लिए भी उपयोगी होंगे। अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हम स्वयं के लिए तो बोझा बनेंगे ही बनेंगे, समाज के लिए भी और अंततः देश के लिए भी एक बोझा बन जाएंगे। खेल सामग्री वितरण के पीछे का उद्देश्य भी यही है। आप सब जानते हैं, प्रदेश सरकार ने इससे पहले एक व्यवस्था बनाई, हर ग्राम पंचायत में हम लोग खेल का मैदान बनाएंगे। प्रयास प्रारंभ किया, बहुत सारे गांवों में लोगों ने रुचि लेकर के खेल के मैदान बनाए। ओपन जिम का निर्माण कराया। ओपन जिम के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि बच्चे जाएंगे, फालतू समय में वह खेल के प्रति थोड़ी भी जागरूकता होगी, किसी को भी इसके साथ जुड़ने का एक अभ्यास होगा। धीरे धीरे करके प्रयास करके सब कुछ हो सकता है। उसी रचनात्मकता के साथ जोड़ने का एक क्रम जो प्रारंभ किया गया, आज उसी की एक नई श्रृंखला है कि युवा कल्याण विभाग स्पोर्ट्स के ये सभी किट प्रदेश के युवक मंगल दलों को उपलब्ध करा रहा है।
एक बहुत बड़ा कार्य है। देखने के लिए एक वॉलीबॉल या फुटबॉल होगा, लेकिन अपने युवाओं के बारे में एक सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच इस बात का कि नहीं, इन युवाओं की ऊर्जा का उपयोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इनके माध्यम से एक बड़ा कार्य करना है। और मुझे लगता है कि विभागीय मंत्री ने रुचि ली, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पुलिस में भर्ती होने के लिए राह खोल रही है कि अच्छे युवा पुलिस की भर्ती में शामिल हो सकें। इसके लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से एक नया रास्ता आपके लिए खोला जा रहा है। तो एक अच्छा कार्य है ये, और मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो 20 वर्षों से बंद पड़ी स्कीम थी, युवाओं के बारे में जो लोग सोच नहीं रखते थे, अपने साथ युवा जोड़ना पसंद करते थे, लेकिन युवाओं के साथ कोई अच्छा कार्य हो सके, युवा अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकें, ये सोच ही नहीं थी। और उसका दुष्परिणाम क्या होता था कि एक बड़ी संख्या में युवा नशा की ओर जाता था। उत्तर प्रदेश की सरकार का ऑपरेशन माफिया प्रयागराज में लगातार जारी है। इसी के तहत प्रयागराज में अब तक माफिया अतीक अहमद गैंग से जुड़े लोगों और बाहुबली विधायक विजय मिश्रा सहित 39 हिस्ट्री शीटरों और लोकल बदमाशों का अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा चुका है। आज प्रयागराज में इसी कार्रवाई के तहत माफिया अतीक अहमद के हार्डकोर शूटर और अपराधी आशिक उर्फ मल्ली के अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है, जिसमें 1500 वर्ग गज में बने पूरे भवन के लिए सड़क के दोनों रास्तों को बंद करके फोर्स तैनात कर दी गई ताकि कोई विरोध न कर पाए, और आधे घंटे की कार्रवाई में विकास प्राधिकरण ने सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। तो अपराधी आशिक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि आधे घंटे में सब कुछ बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। तो प्रयागराज में ऑपरेशन ध्वस्तीकरण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अपराधी आशिक उर्फ मल्ली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सर ये बताएं कि आज जो कार्रवाई हुई है किसके खिलाफ हुई है, करीब कितने एरिया में और कितना अवैध निर्माण किया हुआ था? ये प्लॉट एरिया लगभग 2000 वर्ग गज है। ये कुख्यात अपराधी मल्ली का अवैध निर्माण है, अतीक गैंग शूटर है। राज्य सरकार का नेतृत्व निर्णय है पूरे प्रदेश में अपराधियों माफियाओं हिस्ट्री शीटरों को कठोर कार्रवाई की जाए। उस क्रम में जनपद इलाहाबाद में आज कार्रवाई की गई, 39th कार्रवाई है और आगे निरंतर तरह कार्रवाई जारी रहेंगी। कितने एरिया में किया? लगभग 2000 वर्ग गज का है और इसकी भू स्वामित्व की भी जांच कराई जाएगी। यदि सरकारी भूमि होगी कब्जा वापस प्राप्त कर लेंगे, किसी अन्य की भूमि होगी उसको ट्रांसफर कर लेंगे, और यदि इसकी प्राइवेट भूमि खुद की होगी तो गैंगस्टर एक्ट में कुछ की कार्रवाई की जाएगी। इसका नक्शा नहीं पास? जी हाँ, जी हाँ। मिर्जापुर के लालगंज थाना इलाके में निजी गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में जमीन पर बड़ी संख्या में गाय मरी पड़ी हुई है। खबर बनाने गए पत्रकारों के साथ नोकझोंक हो रही है। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बरकच गांव का बताया जा रहा है, जहां 28 दिसंबर को गांव में पूर्व प्रधान काशीनाथ पटेल का निजी गौशाला में ठंड में गाय की खराब स्थिति पर खबर बनाने गए पत्रकारों के साथ गौशाला संचालकों द्वारा नोकझोंक और मारपीट की गई। पत्रकारों ने पुलिस को दी शिकायत में गौशाला में दर्जन भर से अधिक गायों के मरे होने का दावा करते हुए बताया कि शिकायत मिलने पर वो खबर बनाने के लिए मौके पर पहुंचे। गौशाला में जमीन पर पड़ी गायों का वीडियो बनाने लगे तो गांव के ही पूर्व प्रधान ने मारपीट की। मारपीट करने की शिकायत पत्रकारों ने लालगंज थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है और जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी। नया गांव बरकच तहसील लालगंज में पूर्व ग्राम प्रधान काशीनाथ पटेल की ने एक निजी गौशाला खोल रखी है, जिसमें 100 से ज़्यादा गायें उन्होंने रखी है। और उसी गौशाला को लेकर के ये न्यूज़ फैलाई गई कि तो यहाँ पशुओं की गायों की मृत्यु हुई है, जिसकी जांच सीबीओ और एसडीएम लालगंज से कराई गई। मौके पर एक भी गाय का मृत होना नहीं प्रमाणित हुआ, न पाया गया। ये उनकी प्रधानी के चुनाव को लेकर के गांव में कुछ लोगों की रंजिश है, उसी को लेकर के इस प्रकरण को अनावश्यक रूप से हाईलाइट किया गया है। किसी की गाय के मृत्यु की कोई पुष्टि नहीं हुई है जांच में। सर जो ये वीडियो में कुछ गाय मरे दिख रहे हैं, तो क्या पुराना वीडियो है ये? काफ़ी ये हो सकता है पुराना या कहीं अन्य से जो है जोड़ करके इसको फोटोग्राफ्स लिए गए हों, उसमें जोड़े गए हों।
ऐसा कोई प्रकरण जो है एसडीएम की जांच में नहीं पाया गया। गांव बरकस थाना लालगंज में कल एक मारपीट और धक्का मुक्की की घटना सामने आई थी, जिसमें संतोष कुमार ने तहरीर दी है काशीनाथ पटेल और लालेश्वर प्रसाद के विरुद्ध। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 337/2020 धारा 323 5/5 SC/ST पंजीकृत किया गया है और सीओ लालगंज द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत जो चीज सामने निकल कर आई उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नजीबाबाद तहसील में रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल किसान से लाखों रुपए की डिमांड कर रहे हैं और वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 500 रुपयों के नोटों की एक गड्डी किसान से अपने हाथ में पकड़ा जा रहा है। आरोप है कि लेखपाल किसानों से अब तक लाखों रुपए ले चुका है और बताया जा रहा है कि लेखपाल ने जमीन की नापतौल और दाखिल खारिज करने के लिए रिश्वत ली है। बताया यह भी जा रहा है कि रिश्वतखोर लेखपाल का रिटायरमेंट नजदीक ही है, इसीलिए वो अपनी तिजोरी को भर रहा है। वहीं कांग्रेस के स्थापना दिवस के तीसरे दिन बहराइच में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला गया और कहा कि बीजेपी सरकार में ऐसा महसूस होता है जैसे तालिबान का राज चल रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी आजादी के समय से लेकर लगातार देश के विकास के लिए काम करती है। कांग्रेस के जेपी मिश्रा ने कहा कि स्थापना दिवस से अब तक कांग्रेसियों ने आम जन को कांग्रेस की विशेषताओं को बताने के इरादे से प्रदर्शन किया है। हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। कांग्रेस का वो चल रहा है जो भी सरकार इस प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भदोही दौरे पर रहने वाले हैं, जहां सीएम योगी कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसको लेकर कमिश्नर, डीएम, एसपी और भदोही विधायक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और तैयारियों का जायजा लिया है। भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी भदोही में जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कि ये भदोही जनपद और ख़ासकर विधानसभा भदोही के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ महाराज जी का भदोही वासियों को बार बार आशीर्वाद मिल रहा है। अभी 1 वर्ष पूर्व माननीय महाराज जी इसी धरती पे आए थे और भदोही जनपद को तमाम सौगात देने का काम किए थे। तो निश्चित रूप से नए वर्ष में पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नया वर्ष आगमन कर रहा है, तो महाराज जी कितनी सौगात देंगे। अब महाराज जी से तो मांगा नहीं जाता है, आशीर्वाद के रूप में जो ही देंगे वही भदोही के लिए बहुत होगा। लेकिन भदोही की जो कुछ समस्याएं हैं वो हम उन समस्याओं को भी माननीय महाराज के पास अभी बता चुके हैं, उन समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 35 दिनों से लगातार जारी है। वहीं विपक्ष भी सरकार के खिलाफ हमलावर है। इसी बीच वाराणसी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री अंबानी और अडानी के चौकीदार के रूप में काम करते हैं। कृषि सुधार कानूनों को लेकर पूर्व मंत्री ने बताया कि यह कानून सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए है। बीते दिनों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात को लेकर बताया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में आने के बाद अब यह मोर्चा मजबूत बन चुका है। हम 8 लोग मिलकर के मोर्चा बनाए, साल भर हम लोग चले। अभी 16 दिसंबर को पार्टी में माननीय ओवैसी जी को हम लोगों ने शामिल किया, जिसको आप लोगों ने भी चैनलों पर खूब चलाया। और प्रदेश में ओवैसी जी के आने से भागीदारी संकल्प मोर्चा को बड़ी ताकत मिली है। जो हम लोगों की सोच है कि देश में समान शिक्षा हो और निःशुल्क शिक्षा स्नातकोत्तर तक, इस इशू को लेकर के हमारे 9 दल के लोग तैयार हैं। दूसरा हम लोगों का है निःशुल्क स्वास्थ्य, गरीब, कमजोर, वंचितों को निःशुल्क स्वास्थ्य।
तीसरा हम लोग घरेलू बिजली का बिल, जो घर में पंखा और बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं गर्मी में, ऐसे गरीबों के घरों का जो बिजली का बिल है 22 में सरकार बनाकर हम लोग उनका 5 साल बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं। हम प्रदेश में रोजगार देना चाहते हैं। आज किसान आलू पैदा करता है तो उसका रेट 5 रुपया किलो हो जाता है। जब वही आलू अडानी और अंबानी जैसे लोग खरीद लेते हैं तो वो आलू का बनाते हैं चिप्स और 20 रुपए का 50 ग्राम, मतलब 400 रुपया किलो। तो ये किसान के बेटे क्यों नहीं उस फैक्ट्री को खोल लेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने मंदाकिनी नदी में बनने वाले पुल समेत 4 पुलों का भूमि पूजन किया। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चित्रकूट इंटर कॉलेज पहुंचकर 133 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान केशव प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि हमने विकास में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। 24 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश में विकास किया गया है, लेकिन विपक्ष को विकास हजम नहीं होता है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों को 2 टूक में बिल्कुल साफ कहा है कि कृषि बिल बिल्कुल भी वापस नहीं होगा। महिला घाट मऊ के माध्यम से जोड़ने वाले पुल का स्थलीय निरीक्षण भी मैंने किया है और लगभग मैं अगर पूरा चित्रकूट से लेकर के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का जोड़ूं कई हजार करोड़ की परियोजनाएं इस समय हम लोग पाइपलाइन में है, उस पर काम चल रहा है। और 2017 में जब से बीजेपी की यूपी में सरकार बनी है तो अकेले चित्रकूट में हम 400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कें और लगभग इतनी ही राशि के नदी सेतु, छोटी नदी और बड़ी नदियों के सेतु और नालों के सेतु, लोगों की असुविधा जो थी उसको दूर करने के। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। यूपी सरकार कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट पर है। इसी को लेकर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी सुन लीजिए। मृत्युओं में से कुल 8,352 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,52,193 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,37,93,270 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 14,155 एक्टिव इन्फेक्शन केसेस में से 6,142 होम आइसोलेशन में हैं और 1,275 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी व्यक्ति राजकीय निःशुल्क व्यवस्था L1, L2, L3 में अपना इलाज करवा रहे हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल घर बैठे 4,452 लोगों ने डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया। ये वीडियो कॉलिंग के द्वारा होता है, इसके संबंध में मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ। और अब तक कुल मिलाकर 3,27,720 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। सर्वेलेंस की गतिविधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए और उस क्रम में अब तक 1,79,410 इलाकों में 4,99,048 टीम दिवस के माध्यम से 3,09,42,984 घरों का सर्वेलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,05,42,727 है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती और जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाती और जब तक इसकी कोई निश्चित दवा नहीं आ जाती तब तक बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। और अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। इन सावधानियों का प्रयोग करके अपने आप को आप संक्रमण से बचाए रख सकते हैं। जो लोग यूनाइटेड किंगडम से लौट कर आए हैं 9 दिसंबर के बाद से उनके लगातार सैंपल्स की जांच करवाई जा रही है। अब तक हम लगभग 2,500 सैंपल हम
भेज चुके हैं और उनमें से जो यूनाइटेड किंगडम से लौट कर आए हैं ऐसे 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, कोविड से संक्रमित पाए गए। तो इनके जीन सीक्वेंसिंग के लिए कि कौन सा वायरस है, जो नए वायरस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जीन सीक्वेंसिंग के लिए इनको प्रयोगशाला में भेजा गया है और जो अभी तक परिणाम प्राप्त हुआ है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमें कोविड के जो नया वेरिएंट है, जो नया स्ट्रेन है, उसकी पुष्टि हुई है। एक मामला मेरठ से आया है और एक मामला गौतम बुद्ध नगर से आया है। अभी तक केवल 2 ऐसे मामले पुष्ट हुए हैं, जबकि 2112 मामले निगेटिव पाए जा चुके हैं। उनमें कोई भी कोविड के किसी भी स्ट्रेन की या कोविड होने की भी पुष्टि नहीं हुई है। कोविड के संबंध में आपको अभी जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा उपलब्ध कराई गई है। मैं उसमें कुछ सूचना और ऐड करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। वो इसलिए हो रहा है कि प्रदेश में संक्रमित नागरिकों की संख्या निरंतर कम हो रही है। लगातार टेस्टिंग जो है हम लोगों ने 1.5 से 2 लाख के बीच में हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और आज की जो स्थिति है प्रदेश में 5502 कंटेनमेंट जोन में 888 थाना प्रभावित हैं और इसमें 71,578 मकानों में 3,60,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। इसमें कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 10,547 है। जैसा कि मैंने कल आपको अवगत कराया था कि जो नोडल अधिकारी गए हैं, जो करीब हमारे 75 प्रशासनिक अधिकारी और करीब 75 हमारे वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी जो फील्ड में गए थे, उन्होंने अपना दौरा संपन्न कर लिया है और उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। और उसमें प्रमुख रूप से जैसा मैंने आपको बताया था, धान क्रय और मक्का का क्रय और गन्ने का क्रय और निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की समीक्षा और कोविड में आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन होना है उसकी कार्ययोजना, उसकी तैयारी की समीक्षा और साथ में जो अभी हमारे कोविड नियंत्रण के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब की समीक्षा इन अधिकारियों ने की है। जो फीडबैक मिला है उसमें वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा गया है। कुछ जगह पे जो कठिनाइयाँ, दिक्कतें हैं उसके लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है। तो वहीं संत कबीर नगर में हैसर ब्लॉक प्रमुख की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां ब्लॉक प्रमुख प्रिंस अगम सिंह ने बीजेपी जिला मंत्री फतेह बहादुर को जान से मारने की धमकी दे दी है। फतेह बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख प्रिंस अगम सिंह अपने सहयोगियों के साथ ब्लॉक में आए और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और साथ ही भद्दी भद्दी गालियां भी दी। दरअसल इन विवादों की असल वजह यह है कि फतेह बहादुर सिंह हैसर से ब्लॉक प्रमुख के दावेदार हैं और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रिंस अगम सिंह ब्लॉक प्रमुख बने रहना चाहते हैं। इसी को लेकर आए दिन हैसर ब्लॉक विवादों में रहता है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि हैसर ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख है प्रिंस अगम सिंह, आज हम ब्लॉक हैसर बाजार पर मौजूद थे। मेरी मां ग्राम प्रधान है और मैं पार्टी का बीजेपी का जिला मंत्री हूं संत कबीर नगर जनपद का। मैं ब्लॉक पर गया था, तब तक प्रमुख और उनके चाचा के लड़के, प्रमुख जिनका नाम है प्रिंस अगम सिंह और उनकी चाचा के लड़के हैं हरमीत सिंह और 5-6 अन्य लोगों के साथ वो आए गाड़ी से और उतरते ही ब्लॉक के कक्ष में गए बाबू के पास। वहाँ जो लोग थे उनको गाली उली दे के भगाए। फिर हम लोग बाहर खड़े थे, फाटक खोल के निकले और कहे कि रुक जाओ साले, अभी तुमको बताते हैं। तो हम 1 मिनट के लिए सोचे कि किसी अन्य के लिए कह रहे हैं। फिर हम लोग चुपचाप खड़े थे, फिर निकल रहे हैं कि भागो मत, माधर चौथ अभी बता रहे हैं। उसके बाद पिस्टल निकाल करके और हम पर तान दिए, कहे कि साले आज मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो जान से मारने का प्रयास किए। इसमें आज दोपहर की बात है। फतेह बहादुर सिंह जिला मंत्री हैं भाजपा के और वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं प्रिंस अगम, इनके बीच में कुछ लेके कहासुनी हुई, आपस में वाद विवाद हुआ
तो उनका कहना है फतेह बहादुर सिंह को साहब इन्होंने हमको असला लेकर धमकाया है और नहीं कहना मारने की वो की है। उसी के संबंध में उनके द्वारा एक FIR दी गई है, FIR हो गई है। अब जो भी विवेचना में होगा, विवेचना के दौरान उस पर कार्रवाई की। ब्रिटेन में तहलका मचाने वाला कोरोना का नया स्ट्रेन 2 वायरस अब मेरठ में भी अपनी दस्तक दे चुका है। ब्रिटेन से अपने माता पिता के साथ आई 2 साल की बच्ची के टेस्ट के दौरान कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मेरठ के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ महानगर से लेकर अस्पताल तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बच्चे में स्ट्रेन 2 की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मंगलवार के दिन ही हो गई थी, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी, जिसके चलते लोगों में भ्रम की स्थिति लगातार बनी रही। देर रात दिल्ली से CSIR से रिपोर्ट आने के बाद ही CMO अखिलेश मोहन ने इसकी पुष्टि की। आपको बता दें कि बीती 14 दिसंबर को ब्रिटेन से परिवार मेरठ के TP नगर थाना में आने वाले लल्लापुर में आया था, जिसमें परिवार के 4 लोगों में पहले कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जितने भी लोग यूके से यहाँ पे आए थे, सब लोगों को मानक अनुसार ट्रीटमेंट दिया गया है, टेस्टिंग की गई है और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन सबको मानक अनुसार क्वारंटाइन कर दिया गया है और हॉस्पिटल के अंदर पॉजिटिव पेशेंट को एडमिट किया हुआ है। इसके अंदर प्रिकॉशन वही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क 3 ही मूल मंत्र हैं। इससे बचने के लिए भी कोई अलग नई चीज़ है। और जितने भी लोग यहाँ पे इंग्लैंड से आए हैं वो सब सिम्टम फ्री हैं, किसी भी जने में कोई सिम्टम या लक्षण नहीं है। मेरे हिसाब से तो हमने बहुत काफ़ी तुरंत तरीके से इसमें कार्रवाई की है और जो भी मानक थे उसके हिसाब से कंटेन कर लिया गया है। मेरे हिसाब से आगे इस तरह का कोई पेशेंट आना शायद संभव ना हो। सर, स्ट्रेन कोरोना और पुराने कोरोना में क्या डिफरेंस है? किस तरीके से लक्षण है? क्या लक्षण कोई नए नहीं हैं इसके अंदर, जहाँ पे लिटरेचर के हिसाब से या इस इलाके में जितने पेशेंट मैंने आपका लक्षण विहीन हैं, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है और इससे ही मालूम पड़ता है कि इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे आए हैं इंग्लैंड से उनमें से जो हमने क्वारंटाइन में भी हैं या जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स भी हैं, फिलहाल उसमें कोई लक्षण नहीं है। इससे लगता है कि ये शायद इतना संक्रामक या इतना खतरनाक जैसा कि बताया गया है वो संभवतः ना हो। यूके से वापस आए कुछ परिवारों को सैंपलिंग किया गया था, उसमें एक जो पॉजिटिव हुए थे उनमें से यूके का जो स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन है, वो पाया गया है और सारे लोग पहले से हॉस्पिटल में भर्ती है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, स्टेबल है और उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको भी ट्रेस करके हम लोगों ने टेस्ट कर दिए हैं। सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, सावधान रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।